हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम जो है यहाँ से 11th के चैप्टर्स जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग 11th के चैप्टर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। जैसे हम लोग ऑलरेडी पहले भी मैथमेटिकल टूल्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स जो हमें फिजिक्स में ज़रूरत है वो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट ये चैप्टर्स भी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ से एक्चुअल फिजिक्स जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और आई होप कि आप ये सब चीज़ें जो है बड़े अच्छे से फोकस करके समझेंगे और फोकस करके समझेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। और यहाँ से आप ये समझें कि कहीं ना कहीं फिजिक्स की एक्चुअल शुरुआत जो है अब होने जा रही है, ठीक है ना। तो सर ऐसे क्यों कह रहे हैं हम लोग कि अभी एक्चुअल शुरुआत होने जा रही है? पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े वो क्या थे? देखो, यूनिट्स, डायमेंशन या एरर एनालिसिस जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है। उससे रिलेटेड, उससे ही काफी सारे क्वेश्चंस अब तक के एग्जाम्स में देखे गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, पर जो एक्चुअल फिजिक्स के फील वाले चैप्टर्स हैं जिनमें बड़ा हमें सोचना पड़ता है, जिसमें हमें बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, वो चैप्टर्स अब यहां से शुरू होने जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इसको ऐसा कह रहा हूं। तो हम जो सेक्शन डील करने जा रहे हैं वो है काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स इज ऑल अबाउट मोशन, है ना। तो अब ये मोशन से रिलेटेड बातें हमें करनी है। मोशन, तो इसका हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स के अंदर, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, या उसी को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं या वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल अभी इस चैप्टर की टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा, मैं फिलहाल अभी इस चैप्टर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं तो सिंपल एक चीज चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ कुछ बातें करें, कुछ डिस्कशंस करें कि भाई व्हाट इज मोशन। हमें पता है कि हमने डे टू डे लाइफ में देख रखा है, वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन अगर हम सिंपल चीज करें तो सिंपल चीज एक कहूं अगर मैं, तो मोशन ये एक इंग्लिश वाला वर्ड है। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो भाई ये हो सकता है कि हम इसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना भी कह सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि भाई कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह अगर चला गया है किसी समय में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने कुछ तो भी मोशन किया है, कुछ इसका मूवमेंट हुआ है, यानी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हो जाना। विस्थापन हो जाना यानी डिस्प्लेस हो जाना, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो डिस्प्लेस हो जाना यानी कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर कोई मोशन है, ठीक है। तो ये जो मोशन है हम अपनी डे टू डे लाइफ में, आप लोग भी समझते हैं, हम लोग बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन से यानी डील करते हैं। बहुत सारे मोशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं यहां से, तो मैं देखो अगर तुम्हें दिख रहा हूं, मैं यहां से वीडियो में घूम रहा हूं, यहां जा रहा हूं, फिर इसके बाद मैं पलट रहा हूं, फिर पलट के यहां पे आ रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां पे एक एंड है और एक वहां पे एंड है। इस एंड के बीच में मैं मोशन कर रहा हूं, तो मैं इसको कह सकता हूं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी एक तरफ से दूसरी तरफ मैं जाता हूं, वापस आता हूं, जाता हूं, आता हूं, तो टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना। या फिर इसको मैं एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकता हूं। इसको मैं एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकता हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक टू एंड फ्रो मोशन मैं परफॉर्म कर रहा हूं। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपनी जगह से उठे और दूसरी जगह जाके बैठ गए, तो वहां पे एक आपने वन डायमेंशनल मोशन कर लिया, आप एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे चले गए, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, वो खुद की एक्सिस पे घूम रही है, खुद की एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है। तो जो खुद की एक्सिस पे घूम रही है, मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अच्छा, बच्चों में ये हमेशा एक चीज होती है, कंफ्यूजन होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को लेकर। वो हमेशा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को एक ही तरह का मोशन समझते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सन है आपके पास, यहां आप समझ लो कि यहां पे थोड़ा मैं नीचे बना देता हूं इसको, ये सन है और यहां पे ये अर्थ है। अर्थ ये सन के अराउंड घूम रही है और यहां पे अर्थ जो है वो खुद की एक्सिस पे भी घूम रही है, खुद की एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है। तो जो वो खुद की एक्सिस पे घूम रही है, वो जो खुद की एक्सिस पे घूमने वाला मोशन है, मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। और फिर जो अर्थ मून के अराउंड घूम रही है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मून नहीं कहना था मुझे, सन कहना था। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एक्चुअली सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। तो हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरह के मोशंस हम लोग देख रहे हैं। आपने मोशन ऑफ अर्थ का खुद की एक्सिस पे जो मोशन देखा अर्थ का, वो रोटेशनल था। अर्थ का जो मोशन आपने देखा सन के अराउंड, वो एक सर्कुलर मोशन था। एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में अगर हम आगे पीछे जाएं तो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन और यू कैन से रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक ऑसिलेटरी मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन है, ये वाला मोशन आपको
पेंडुलम ऑफ क्लॉक, पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ये जो क्लॉक होती है उसके पेंडुलम में भी आपको ये वाला जो है मोशन वो देखने मिल जाएगा। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी हैव सो मेनी वेराइटीज ऑफ मोशन, कितने सारे मोशन हैं, कितनी सारी तरह की चीजें, कितने सारे डिफरेंट टाइप के मोशन हैं। तो हम थोड़ा सा ना इसकी हिस्ट्री पे चलें। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत पुराने समय में जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस जब ये बेसिकली साइंस जो है वो तो हम इंसानों का ही बनाया हुआ है, इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब ऐसी कोई चीज नहीं थी, साइंस जैसी कोई बात नहीं थी। तो क्या होता था कि बहुत पुरानी चीज अगर देखोगे आप तो पहले कुछ सिर्फ यहाँ पे अर्थ पे कुछ जानवर ही एग्जिस्ट करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ हम इंसानों में कन्वर्ट हो गए। अब जब इंसानों में भी कन्वर्ट हो गए तो हमें इन सब चीजों का कोई नॉलेज थोड़ी था। तो हमने क्या किया, जब हमें ये सब चीजें समझ में आने लगी, जब इनका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में आ गया, जैसे कि भाई पहले अगर आप मान लो कि एक स्टोन एज मैन होगा, वो पहले तो उसको क्या फर्क पड़ता था कि वो कहीं से कहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ता था, वो एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे पे चला जाता था, या फिर एक झाड़ के पास रहता था फिर दूसरे किसी झाड़ के पास चला जाता था, यानी वो कहीं ना कहीं मोशन करता था, पर उसको ये मोशन जैसी कोई चीज पता थोड़ी थी कि वो कोई मोशन कर रहा है। बाद में धीरे धीरे जब इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस बढ़ा, जब जरूरत पड़ी कि हमें पढ़ना है अगर बहुत सारी दूसरी चीजें, तो हमें कुछ चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा, तब ये एग्जिस्टेंस में आई, तब ये डेफिनेशंस एग्जिस्टेंस में आई कि एक्चुअली व्हाट इज मोशन। तो तब जाके ये सब समझ में आया कि भाई मोशन क्या होता है। फिर मोशन को समझने के बाद पहले तो यही समझ में आया कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, कहीं तो भी आपकी अगर प्लेस चेंज हो जाए, यानी आपने कोई मोशन किया है या किसी भी बॉडी ने अगर प्लेस चेंज किया है तो उसका कोई मोशन है। पर ये मोशन सिर्फ इतना ही समझ में आया कि भाई कुछ प्लेस अगर आप चेंज कर लेते हो तो मोशन है, दैट्स इट। पर यह नहीं समझ में आया कि कितनी तरह से मोशन हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी सभ्यता, हमारी कम्युनिटी और डेवलप हुई, तो वहां पे हमें टाइप्स ऑफ मोशन देखे गए। टाइप्स ऑफ मोशन यानी फिर क्या हुआ, सब मोशंस को कैटेगराइज किया गया कि भाई अगर कोई अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन या वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। कोई अगर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आते रहेगा, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, या किसी तरह का कोई हम उसको पेंडुलम वाला जो मोशन है क्लॉक का, उस तरह का कोई मोशन कहेंगे। इसका एक नाम और है असल में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो भी आप चैप्टर में पढ़ने वाले। बेसिकली मैंने जितने भी नाम यहां लिखे हैं ना, सारे के सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आने वाले समय में आप पढ़ोगे, हम लोग हर तरह का मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन, कि ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है, जो बहुत सारे अलग अलग तरह के मोशन है, उनकी पहले कैटेगरी बनाई गई कि ऐसा हो सकता है वन डायमेंशनल मोशन, एक सर्कुलर मोशन हो सकता है, एक रोटेशनल हो सकता है, एक ऑसिलेटरी हो सकता है। फिर जाके ये जो सारे कैटेगरी ऑफ मोशंस हैं, इनको एनालाइज किया गया, इनमें कुछ फिजिकल और नई टर्म्स बनाई गई। तो आज हमें सबसे बेसिक टाइप का मोशन, अच्छा इन सारे मोशंस में सबसे बेसिक टाइप का मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। भाई एक बात सोचो, गोल गोल सर्कल में घूमना या रोटेशनल मोशन करना या टू एंड फ्रो मोशन करना, इस सब के अंदर ही रेक्टिलिनियर मोशन आता है। सबसे बेसिक मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। तो आज की डेट में अब जो हमें चैप्टर पढ़ना है, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन के बारे में बात करेंगे, और जो टर्म्स हैं, टर्म्स इन्वॉल्व, जो हमें टर्म्स पे फोकस करना है, सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो है रेस्ट, फिर मोशन, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड में भी दो तरह की स्पीड्स हैं, एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। वो तो मैं खैर बताऊंगा, अभी नहीं लिखता इसको, मैं सिर्फ स्पीड वेलोसिटी लिखता हूं, टाइप्स हैं उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें इन टर्म्स पे बहुत 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 ज्यादा फोकस करना है। इस चैप्टर के अंदर सारा मामला जो है, वो सारा मामला सिर्फ और सिर्फ इन फिजिकल टर्म्स की आसपास ही घूमेगा। या अगर आप काइनेमैटिक्स से पूरे सेक्शन के अंदर जाएं, तो इसके अंदर हमें मेन तो इन टॉपिक्स के ही अंदर, इन चीजों के अंदर, इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ही हमें फोकस करना है। सबसे ज्यादा पूरा फोकस हमारा इन पे रहेगा। तो अब यहां से हम अगर देखें कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, तो चलो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन, क्या होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है, इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली बात कि रेस्ट क्या है। सबसे बड़ी बात रेस्ट क्या है। रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं रेस्ट पे कब कह सकता हूं। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, कैन यू टेल मी, आपके आसपास कुछ रेस्ट पे है? आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वीडियो आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं, आप अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं। आपके पास हो सकता है एक मोबाइल फोन हाथ में है, ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि आप उसी पे वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप किसी पीसी पे देख रहे होंगे, पर्सनल कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देख रहे होंगे, वो आपके सामने रखा होगा। इसके अलावा आप किसी टेबल पे बैठे होंगे, चेयर पे बैठे होंगे, आपके आगे पेन होगा या फिर कॉपी होगी, या बहुत सारे आपके आसपास घर में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि क्या वो ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं या सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं? तब जब आप अपनी नजर घुमाओगे अपने घर में आसपास तो आपको ये दिखेगा कि अरे वो जो फोन मेरे हाथ में है वो तो रेस्ट पे है, या मेरे सामने जो कंप्यूटर रखा है वो भी रेस्ट पे है, या जो लैपटॉप रखा है वो भी रेस्ट पे है, या मैं जिस टेबल पे बैठा हूं या बैठी हूं टेबल चेयर पे वो भी रेस्ट पे है, सामने अलमारी रखी है वो भी रेस्ट पे है। आपके दिमाग में ये एक थॉट आ सकता है कि सारे ही तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी मुझे पता है व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। हाउ आई कैन से एनी ऑब्जेक्ट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट, मैं कैसे कह सकता हूं? तो आप ये समझ सकते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पेन है, यहां पे दिख रहा होगा ये चीज मैंने रख दी, इसके ऊपर ऐसा वर्टिकल करके जानबूझ के रखा है ताकि आप देख पाए। आप कह सकते हैं कि दिस पेन इज एट रेस्ट, आप कह सकते हैं कि दिस बोर्ड इज एट रेस्ट। आप देख रहे हैं मुझे तो मैं कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूं, सो आई एम नॉट एट रेस्ट, आई एम मूविंग। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? मैंने कह दिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, एक पार्ट, और दूसरा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। अब यहां सब कुछ है सर, क्या एक ही तो चीज लिखी है आपने? ये अकॉर्डिंग टू यू क्या चेंज कर रहा है इसमें, क्या सेंस ला रहा है इसमें? एक बात सोचो, जस्ट इमेजिन आप घर पे बैठे हैं, जस्ट इमेजिन आपके बाजू से आपका छोटा भाई बहन जा रहा है, आप बैठे थे, आपके हाथ में मोबाइल था, आपके सामने पीसी था, आपके सामने लैपटॉप था, आप टेबल पे बैठे थे, टेबल भी रेस्ट पे था, चेयर भी रेस्ट पे था, बाजू में अलमारी थी वो भी रेस्ट पे थी। आपका भाई आपके बाजू से ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है, उसके मन पे क्या चल रहा होगा? उसके मन में क्या हो रहा होगा? जब आपने देखा था आपने तो कहा सब कुछ रेस्ट पे है, और जब आपका भाई आपके बाजू से दौड़ के जा रहा था, क्या आपको ये समझ में नहीं आता कि जब आपका भाई दौड़ रहा था तो आपके भाई को क्या दिख रहा था कि आप उसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से तो पीछे जा रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल है वो भी पीछे जा रहा है, आपका टेबल पीछे जा रहा है। जब आपका भाई आपके टेबल के बाजू से क्रॉस होगा तो उसको वो टेबल क्या रेस्ट पे दिखेगा जैसा आप देख रहे थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जबकि वो खुद एक मोशन में है तो उसके लिए हर ऑब्जेक्ट की स्टेट की डेफिनेशन बदल गई है। वो जब खुद मोशन में है तो उसके हिसाब से स्टेट जो ऑब्जेक्ट की थी, जो आपके टेबल की स्टेट थी, जो आपके चेयर की स्टेट थी, जो मोबाइल की स्टेट थी, जो पेन की स्टेट थी, जो कॉपी की स्टेट थी, उसके अकॉर्डिंग बदल गई है। आप सिंपल चीज सोचें कि यहां पे एक टेबल है, ये एक मैन है जो यहां पे दौड़ के जा रहा है, तो ये मैन जो है, एक मैन है बी नाम का, एक मैन है ए नाम का, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो ये टेबल जो है, ये टेबल भी इसको रेस्ट पे दिखता है, पर जब ये मैन दौड़ रहा है तो ये टेबल तो इसको पीछे जाते दिखेगा। यानी इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में इस टेबल पे कुछ मोशन है, पर ए के रिस्पेक्ट में टेबल का मोशन नहीं है। क्या ये बात आपके समझ में आती है? बी के रिस्पेक्ट में टेबल का कुछ मोशन है, पर ए के रिस्पेक्ट में टेबल का कुछ मोशन नहीं है। इसका मतलब एक ही टेबल के पास दो दो स्टेट्स हो सकती हैं क्या?
यानी एक ही टेबल एक समय पे रेस्ट पे भी है और उसी समय पे वो मोशन में भी है। क्या ये कहना सही है? क्या एक ही टेबल एक ही समय पर रेस्ट पे भी है और एक ही समय पर वो मोशन भी कर रहा है, उसी समय वो मोशन भी कर रहा है? पर एक बात और भी है, क्या ए और बी गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ए झूठ बोल रहा है या बी झूठ बोल रहा है? कोई झूठ बोल रहा है क्या? सोचो, घर पे एक्सपेरिमेंट करो, अभी बात समझ में आएगी। सोच के देखो, अगर ए बोल रहा है कि मेरे हिसाब से तो टेबल वही है क्योंकि खुद ए रेस्ट पे है, पर अगर बी बोल रहा है कि मेरे हिसाब से, जबकि मैं इधर ऊपर की तरफ भाग रहा हूं तो मेरे हिसाब से टेबल नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या बी गलत बोल रहा है, ए गलत बोल रहा है या बी गलत बोल रहा है या दोनों सही बोल रहे हैं? ए गलत बोल रहा है, बी गलत बोल रहा है या दोनों सही बोल रहे हैं? क्या हो सकता है? आपका आंसर होना चाहिए दोनों सही बोल रहे हैं। एक्चुअली अब बात यह आती है कि एब्सोल्यूट रेस्ट नॉट पॉसिबल या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन does not exist. very 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 important part. इस पूरी 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 यूनिवर्स बोलो या जो भी आप बोलते होगे उसको बोलो, जो बोलना है बोलो, पर यहां एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन जैसा कुछ भी नहीं है। सर ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या? एब्सोल्यूट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू या according to everyone, according to इस दुनिया में जो कुछ एग्जिस्ट करता है उस सबके अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है या उन सब के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट मोशन ही कर रहा है। यह बात कहना गलत है। इसका मतलब यह कि आपने जब कहा था कि सर टेबल है घर पे रखा हुआ है, मेरे हिसाब से टेबल रेस्ट पे, अब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? तो तुम्हारे हिसाब से वो रेस्ट पे है क्योंकि तुम रेस्ट पे हो, तो तुम्हारे हिसाब से वो रेस्ट पे, नो डाउट वो सही बात है। अकॉर्डिंग टू यू, यू आर दैट टेबल इज एट रेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज एज द ऑब्जर्वर चेंजेस, the definition changes. इसका मतलब motion and rest are combined properties of object and observer, are combined properties of object and observer. इसका मतलब ये कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से काम नहीं बनेगा। उस ऑब्जेक्ट को कौन देख रहा है, यानी जो उसका ऑब्जर्वर है, आपको पहले वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब तक आप ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, आप किसी की भी मोशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की या किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट की, या ये कह दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी स्टेट की डेफिनेशन नहीं दे सकते। It clearly says that whenever you want to define the state of any object, you need to define the object as well as the observer, and if you are not defining the observer, you cannot define the state of any object. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी स्टेट को डिफाइन करना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी स्टेट को डिफाइन करना चाहते हो, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, दूसरी चीज उस ऑब्जेक्ट को देखने वाले ऑब्जर्वर को डिफाइन करें। जब तक आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं करेंगे, आप मोशन या रेस्ट डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहां हमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखनी है कि अब आप जिंदगी में कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट की बात करोगे तो सबसे पहले बोलना आप बात कर रहे हो यानी इट इज अकॉर्डिंग टू यू, बट विल इट बी वैलिड फॉर एनी अदर पर्सन? सो नो, और मे बी, यू कैन से मे बी। तो जो मैं बताना चाहता हूं, बहुत बेसिक चीज बताना चाहता हूं मैं, कि सबसे बेसिक चीज यह है कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन
एब्सोल्यूट इस शब्द का मीनिंग यह है कि अकॉर्डिंग टू एवरीवन इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी हैं, उन सब के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है या एक ऑब्जेक्ट मोशन में ही है, ऐसा कह नहीं सकते। हर ऑब्जेक्ट का स्टेट का मतलब दो स्टेट, या रेस्ट या मोशन, हर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर बदलोगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट बदल सकता है, डेफिनेटली बदल सकता है। मैं लगा रहा हूं, मैं, हो सकता है ना बदले, हो सकता है ना बदले। कोई कोई एक ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जर्वर देख रहे, कोई एक ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जर्वर देख रहे। अब जो तुम्हारा दो भाई जो दौड़ के भाग के जा रहा था, छोड़ दो, वो भी बाजू में आके बैठ गया। तुमने टेबल को देखा रेस्ट पे था, तुमने पेन को देखा रेस्ट पे था, तुमने पीसी को देखा रेस्ट पे था, तुम्हारा भाई आया बाजू में बैठ गया। अब उसको क्या दिखता है? उसको भी रेस्ट पे दिखता है, क्योंकि अब तुम और तुम्हारे भाई का भी स्टेट सेम हो गया। अगर दोनों ही लोगों का स्टेट सेम है तो वो जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे उनके लिए उस ऑब्जेक्ट का स्टेट भी सेम रहेगा। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे बाजू में नहीं बैठता और तुम्हारा भाई भाग रहा होता और तुम भी उसके पीछे भाग जाते, तो जो तुम्हारा भाई देख रहा है वही तुम्हें भी दिखता। यानी तुम्हारा और तुम्हारे भाई दोनों का स्टेट सेम हो गया, तो इसलिए तुम्हें ऑब्जेक्ट का स्टेट भी सेम दिख रहा है। क्या जरूरी है मम्मी पीछे से आएंगी और देखेंगी तो वही दिखेगा? अब डिपेंड करेगा ना कि मम्मी किस स्टेट में है, वो तुम्हारे साथ मोशन में है या वो रेस्ट पे है। अब मोशन में भी बहुत विविधता है, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो वो हम बहुत डिटेल में समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे। इस चीज में एक बात, इस चीज का कंक्लूजन जो मैं बताना चाहूं, ये पूरा आपको लिखना है, ये बोर्ड वर्क आपको लिखना है, आपको पूरा एकदम साफ साफ अपने साथ कॉपी में पूरा नोट डाउन करना है। मैं सारी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, वो भी आपको लिखना है, ठीक है ना। तो मैं एक सिंपल चीज, एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। एक बढ़िया चीज देखो, यहां पे एक रोड है, ये रोड पे जाने वाली एक कार है। यहां हमारे पास एक क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर ए है, और यहां पे एक इसके अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर बी है। ये जो कार है ये कुछ तो भी इनिशियल स्पीड यू से भाग रही है, और ये जो हमारे पास ऑब्जर्वर ए है ये रेस्ट पे है। तो अब कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें करेंगे अकॉर्डिंग टू, यानी मैं ऐसा लिख देता हूं पहले तो, ऑब्जर्व, ऐसा लिख देता हूं, बी इज मूविंग विथ स्पीड u, b इज मूविंग विथ स्पीड u। सोचो जरा मैंने सही लिखा है क्या? b इज मूविंग विथ स्पीड u, u की स्पीड, u स्पीड से जो b है, b जो है वो मूव कर रहा है। इज इट करेक्ट? या फिर मैं ये कह दूं कि b इज एट रेस्ट, b इज एट रेस्ट, b इज एट रेस्ट। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी बड़ी गाड़ी बनाता हूं, एक ऑब्जर्वर को इसमें और बैठा देते हैं। ये जो पीछे बैठा है इसका नाम B, और जो आगे बैठा है इसका नाम C। ये कार U से चल रही है। मैंने कहा B इज मूविंग विथ स्पीड U, एंड मैंने कहा B इज एट रेस्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से क्या करेक्ट है? B इज मूविंग विथ स्पीड U एंड B इज एट रेस्ट। अब मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सोचो जरा, सोचो, बड़ा मजेदार चीज है, सोचो। B इज मूविंग विथ स्पीड U एंड B इज एट रेस्ट, फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है? अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर यहां पे आप ये चीज समझ गए होगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये दोनों ही करेक्ट हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं अगर ऑब्जर्वर डिफाइन किया जाए तब। अभी आप देखिए तो B इज मूविंग विथ स्पीड U, यहां पे भी कोई ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई? कौन देख रहा है कि B जो है वो U से चल रहा है? फिर लिखा है B इज एट रेस्ट, तो कौन देख रहा है? आपको पहले बताना पड़ेगा कौन, किसके हिसाब से ये स्टेटमेंट लिखे गए, किसके अकॉर्डिंग। मैंने बताया था ना, अकॉर्डिंग।
यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मोशन एंड रेस्ट आर कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. सो यू नीड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जर्वर. यू हैव डिफाइंड द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज बी इज मूविंग विथ स्पीड यू, बी इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट की स्टेट तो बता दी, पर कौन देख रहा है भाई, कौन देख रहा है, किसने बोला है ये चीजें, ये स्टेटमेंट किसने बोला है, आपको वो ऑब्जर्वर बताना होगा. देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए हैं क्योंकि किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में स्पीड यू से चल रहा है भी, और किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे भी है. और दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि आपने बताया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड यू से चल रहा है और किसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है. यानी बड़े अनसर्टनिटी वाले हैं. तो इसीलिए अब हमें यहां पे आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी होगी कि भाई बी इज मूविंग विथ स्पीड यू. कौन देख रहा है कि बी जो है वो स्पीड यू से चल रहा है? क्या सी को बी यू स्पीड से चलता दिख रहा है? सी खुद उस कार में बैठा हुआ है. क्या सी, अब जैसे एक सीट, दो लोग बस में बैठे हुए, बस है भाई, एक यहां बैठा एक यहां बैठा, और दोनों आजू बाजू की सीट में बैठे और बस यू की स्पीड से जा रही है. क्या दोनों एक दूसरे को चलते हुए दिख रहे हैं? थिंक ओवर इट. या आप ही सोचो, पापा के साथ डबल सीट गए, एक गाड़ी में बैठ के, टू व्हीलर में बैठ के, पापा अपनी अलग स्पीड से चलते हैं, मैं अपनी अलग स्पीड से चलता हूं, दोनों की सीट अलग अलग भागती है. इज इट पॉसिबल? ऐसा होता है क्या? सोच के देखो जरा कि हम डबल सीट पे गए, आगे वाली सीट पीछे वाली सीट, पापा की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, हम दोनों अलग अलग चल रहे हैं. भाई दोनों की स्पीड सेम है, पर क्या तुम्हें पापा चलते हुए दिखते हैं या तुम पापा को चलते हुए दिखते हो? सोचो अगर वो टू व्हीलर के ऊपर एक ऐसा क्लोज बॉक्स रख दिया जाए, काला डब्बा रख दिया जाए जिससे कुछ बाहर का ना दिखे, सिर्फ तुम अपने पापा को देख पाओ और एकदम कांस्टेंट स्पीड से वो गाड़ी चलती जा रही है, क्या तुम्हें पापा में या पापा को तुम में कोई मोशन दिखाई देगा? नहीं देगा. क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्टेट में बैठे हुए हो. सेम स्टेट तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे लिए सेम स्टेट है वो गाड़ी तुम्हारे लिए एक स्टेट है, वो एक स्टेट बना रही है, वो मोशन की स्टेट बना रही है. उस स्टेट में तुम दोनों एक साथ बैठे हो. जब एक साथ बैठे हो तो दोनों की स्टेट सेम हो गई, और जब दोनों की स्टेट सेम हो गई तो दोनों एक दूसरे को किसी प्रकार का कोई मोशन करते हुए नहीं दिखोगे. ये पॉइंट. तो अब यहां अगर हम इसे कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कैसे करें? बी इज मूविंग विथ स्पीड यू, बी इज मूविंग विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू. ये शब्द बहुत कॉमन है, विथ रिस्पेक्ट टू. ये अब तुम्हारे जीवन में मिल गया, यहां से ये शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ गया. विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, किसके अकॉर्डिंग, किसने ऐसा बताया, किसके हिसाब से ये बात हो रही है, किसने बोला है ऐसा? बी इज मूविंग विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू. कौन बोलेगा? तो बोलेगा वो ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, बिकॉज ए इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ए इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड. ग्राउंड यानी हमारा रोड, रास्ता जिसपे वो खड़ा है, वो ग्राउंड की बात कर रहे हैं. ग्राउंड, रोड. क्या ये रेस्ट पे है? क्या अर्थ रेस्ट पे है? अर्थ रेस्ट पे है क्या? एक्चुअली सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं और इस बात को मैं बार बार यूज करूंगा आगे. इस बात को बिल्कुल आप समझ लो, दिमाग में बैठा लो, आगे चैप्टर में बहुत बात यूज होने वाली है. सबसे पहली बात, अर्थ रेस्ट पे नहीं है. अर्थ हमने अभी तो बताया कि भाई अर्थ जो है खुद की एक्सिस पे भी घूम रही है, जिसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी घूम रही है, जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. तो अर्थ एज अ होल खुद रेस्ट पे नहीं है. अर्थ के ऊपर ही तो हमने रोड और रास्ते, ग्राउंड, ये सब बनाया है. ये सब जो बनाया वो अर्थ पे बनाया. तो अगर अर्थ रेस्ट पे नहीं है तो क्या ये सब चीजें यानी रोड या फिर ग्राउंड जो हम बोल रहे हैं, क्या वो रेस्ट पे है? वो भी रेस्ट पे नहीं है. जब अर्थ ही रेस्ट पे नहीं है तो ये रोड, ये ग्राउंड, ये सब चीजें रेस्ट पे है. ये सब चीजें बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं है. अर्थ रेस्ट पे नहीं है तो वो भी रेस्ट पे नहीं है. इसका मतलब वो खुद भी मूव कर रहे हैं. इसका मतलब अगर मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, सिर्फ अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, पर अर्थ के साथ साथ मैं मोशन कर ही रहा हूं. मैं अपना खुद का कोई अर्थ के ऊपर मोशन नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल खड़ा हो गया. भाई अभी मैं खड़ा हूं, जब मैं अभी खड़ा हूं, मैं एक जगह रेस्ट पे हूं, स्टेडी हूं. तुम्हें कैमरे में दिख रहा है मैं स्टेडी हूं. इसका मतलब यह है कि मैं अपनी तरफ से अपनी खुद की बॉडी का कोई मोशन नहीं कर रहा. इसका मतलब मैं अर्थ पे रेस्ट पे हूं, पर अर्थ के साथ तो मैं घूम रहा हूं. अब अर्थ का मोशन जो है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं. अर्थ के मोशन को हमने अपने ये मोशन समझने के लिए
अर्थ के मोशन को हमने रेस्ट कर दिया है, यानी अर्थ को हम मानते हैं कि अर्थ रेस्ट पे है, अर्थ को रेस्ट मान के सारे कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। अर्थ को मोशन नहीं दिया जा रहा, अर्थ का मोशन नहीं माना जा रहा। अर्थ के मोशन को हमने मान लिया है कि वो हमारे लिए एक एब्सोल्यूट रेस्ट है, माना है। मैंने पहले ही बोला एब्सोल्यूट रेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई मोशन को समझने के लिए, उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने अर्थ को रेस्ट पे अज्यूम किया है। हमने जो ग्राउंड है, जो रोड है, उन सबको रेस्ट की स्टेट दी हुई है। हमने हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अजम्पशन बनाया है। सो अर्थ इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू अस, ग्राउंड इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू अस। अगर मैं ग्राउंड को रेस्ट पे मान रहा हूं और मैं ग्राउंड पे सिर्फ खड़ा हूं, इसका मतलब मैं भी रेस्ट पे हूं। भाई बस के अंदर हूं मैं, बस नहीं चल रही, बस कहां खड़ी होगी? रोड पे। रोड खुद या अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ से रोड जुड़ा हुआ है, अर्थ रेस्ट पे मानिए तो रोड भी रेस्ट पे। रोड के ऊपर बस खड़ी है, इसका मतलब बस भी रेस्ट पे। बस के अंदर मैं बैठा हूं, इसका मतलब मैं भी रेस्ट पे हूं। यानी ये सारी चीजें रेस्ट पे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बिकॉज अर्थ इटसेल्फ इज एट रेस्ट। अर्थ इज इटसेल्फ इज एट रेस्ट। अर्थ खुद रेस्ट पे मानी गई है। मैं फिर बोल रहा हूं, मानी गई है नहीं बोल रहा हूं भाई, कोई इस चीज को मिसलीड ना करे, मिस इंटरप्रेट ना करे। मैं कह रहा हूं मानी गई है, इट इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। सो वॉट एवर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर इज इन स्टेट ऑफ अर्थ विल बी एट रेस्ट। अर्थ की स्टेट क्या मानी गई है? रेस्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर उसकी स्टेट में घुस जाएगा वो भी रेस्ट पे होगा। तो जो ए है वो खुद अर्थ पे खड़ा है, रोड पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। ग्राउंड हमेशा हमने अज्यूम किया हुआ रेस्ट पे है, तो ए खुद रेस्ट पे है। और इसका मतलब ए के हिसाब से ये बस जो है वो यू से चल रही है। ए के हिसाब से सी और बी बस में बैठे हैं, इसलिए सी और बी भी वो यू स्पीड से बस के साथ साथ चल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं बी इज मूविंग विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब कोई बोलेगा सर मुझे ना ए ऑब्जर्वर अच्छा नहीं लगता, मुझे एक डी ऑब्जर्वर लिखना था जो कि और रेस्ट पे ही है, ग्राउंड पे खड़ा है। मुझे ना ये ए नाम का ऑब्जर्वर अच्छा नहीं लगता सर, मुझे ना एक नया ऑब्जर्वर चाहिए डी नाम का, वो भी वैसा ही है, अर्थ पे ही खड़ा है, वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है, अर्थ के ऊपर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, वही कंडीशन उसकी। अब क्या बोलूं मैं? क्या मैं इसको बोलूं बी इज मूविंग विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डी? ऐसा बोल दूं मैं? ऐसा बोल दूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल बोल दो भाई। अरे यहां सिर्फ ए नहीं लिख सकते आप, यहां वो हर चीज लिख सकते हो जो अर्थ की स्टेट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। चाहे कोई झाड़ हो बाजू में, यहां एक झाड़, ये झाड़ को भी दिख रहा है, ये झाड़ को भी दिख रहा है कि जो बी और सी हैं दे आर मूविंग विथ स्पीड यू। झाड़ भी खुद अर्थ की स्टेट में है। तो मेरी बात समझो, इट इज नॉट अबाउट ए ओनली, इट इज अबाउट दी एवरी ऑब्जर्वर which is in the state of earth, which is in the state of ground. हर एक ऑब्जर्वर के लिए वही सेम चीज है, हर ऑब्जर्वर के लिए सेम चीज है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके क्लियर हुई होगी, ये बात दिमाग में आई होगी। बी इज मूविंग विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू ए और डी और एनी ऑब्जर्वर हु इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और हु इज इन द स्टेट ऑफ ग्राउंड। जो ग्राउंड की स्टेट में है, ग्राउंड के साथ है, उन सब के लिए जो बी है वो यू स्पीड से चलता हुआ दिख रहा है। ये एक पहला पॉइंट है। तो जब तक आप इस ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपका कहना कि बी इज मूविंग विथ स्पीड यू पूरा सही नहीं माना जाएगा, अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि जब भी कभी मोशन या रेस्ट डिफाइन करो तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर डिफाइन करो। जब तक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं होगा तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के बारे में बात करना सही नहीं है, गलत है। एक और बात, बहुत कॉमन बात है, हम सर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हैं, तो 10th तक हम लोग कभी भी अगर कोई ऐसा सवाल करते थे, हमने ऐसे कोई क्वेश्चन किए थे कि भाई एक बस है, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और आगे ब्ला 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 था, तो सर फिर इसका क्या मीनिंग था? तो एक बात मेरी ध्यान रखना, यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आपको हर बार
जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं या अर्थ के रिस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं, उसमें ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं करेंगे। यानी जब भी कभी ऐसा लिखा हो ना, बी इज मूविंग विद स्पीड यू, सिर्फ अगर इतना लिखा है बी इज मूविंग विद स्पीड यू, बी इज मूविंग विद स्पीड यू, दिमाग में तुरंत समझ जाना इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ऐसा लिखा है बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, खत्म। क्वेश्चन के अंदर जब भी कभी आपको ग्राउंड का रिस्पेक्ट करना है, ग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई चीज देनी है, तो वहां विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा नहीं जाएगा। जहां भी कोई दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी लिखनी होगी, तब वहां स्पेसिफाई करके लिखा जाएगा कि इट इज विथ रिस्पेक्ट टू समबडी। बट whenever it is with respect to ground, they will not write that it is with respect to ground. जब भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। जब किसी और के रिस्पेक्ट में कोई बात हो रही होगी तब लिखा जाएगा कि ये इसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। यानी एक बात समझ लो कि मोशन के लिए हर चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी नहीं जाएगी। जब भी कभी किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तब लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहां लिखा बी इज मूविंग विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू ए और डी, तो मैंने इन पर्संस के रिस्पेक्ट में लिखा। अब एक बात, बी इज एट रेस्ट, जबकि ग्राउंड के अच्छा यू जो लिखा है यू, ये जो यू है ना, ये जो यू दिया हुआ था बस का पहले से, ये भी क्या था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी क्या था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ऑलरेडी यू स्पीड दी हुई है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, तो अब बी इज एट रेस्ट, अब इसके साथ कुछ लिखा नहीं है, तो आप इसको भी मानोगे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला स्टेटमेंट है। भाई जहां कुछ लिखा नहीं होता वहां क्या मानना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू ए या विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो ये यू स्पीड से चल रही है, तो क्या वही बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट पे हो सकती है? जब वही बस ए के या डी के या ग्राउंड के रिस्पेक्ट से यू स्पीड से चल रही है, तो क्या वही बस सेम ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकती है? यानी सेम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दो स्टेट किसी ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं? गलत बात। सेम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दो स्टेट कभी नहीं हो सकते। अगर किसी ऑब्जेक्ट के आप स्टेट को डिफाइन कर रहे हो, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में वो स्टेट सेम तब आएगा जब वो सारे ऑब्जर्वर किसी एक ही स्टेट से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे। यानी सब ग्राउंड पे खड़े होंगे जब बस को देख रहे होंगे, सब जब ग्राउंड पे खड़े होकर बस को देख रहे होंगे, तो बस यू स्पीड से जाती दिख रही है, ये बात सही है, सारे ऑब्जर्वर्स के लिए ये बात सही है। पर अगर मैं ये कह दूं कि उन ग्राउंड पे खड़े हुए एक ऑब्जर्वर को बस रुकी हुई दिख रही है, तो ये बात सरासर गलत है। ग्राउंड पे खड़े हुए एक ऑब्जर्वर, खड़े हुए, मैंने रुके हुए नहीं कहा, मैंने कहा खड़े हुए, ग्राउंड पे खड़े हुए एक ऑब्जर्वर को, सारे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े हैं, सब बता रहे हैं क्योंकि ग्राउंड खुद रेस्ट पे हमने अज्यूम किया है, उस स्टेट के अंदर जितने ऑब्जर्वर हैं वो सब रेस्ट पे हैं, सब खड़े हैं, स्टैंडिंग, ओके, सब खड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं खड़े हैं। तो उन ऑब्जर्वर्स को जब बस यू स्पीड से जाती दिख रही है, तो क्या उनमें से एक ये कह सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो रेस्ट पे दिख रही है? यानी वो ऑब्जर्वर झूठ बोल रहा है, वो ऑब्जर्वर झूठ बोल रहा है भाई, वो ऑब्जर्वर झूठ बोल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को और डिटेलिंग दूंगा और आगे ले जाऊंगा, देखो अब मजा आएगा। बस एक बी नाम का, एक सी नाम का, ए डी, अच्छा डी यहां दिया था हमने, ई एफ जी यू, दिस इज रोड। थोड़ा सा फिगर शायद तुम लोग ऐसा मत समझना कि हवा में है, मेरी बात समझो, फिगर को समझो। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल में रोड है, ये वर्टिकल में बना है ना, तो ये ऐसा रोड है, ऐसे बस जा रही है, तो इस बस के इस तरफ ए और ई खड़े हैं और इसके पीछे तरफ इस तरफ जो है वो डी एफ जी खड़े। मेरी बात समझो, ऐसे बस है, इमेजिन करो थोड़ा, ऐसे बस है, बस के इस तरफ यानी तुम्हारे साइड, कैमरे के साइड ए और ई खड़े हैं और बस के बैक साइड में डी एफ और जी खड़े हैं। मेरी बात समझेगा, डी एफ और जी खड़े हैं, इसमें से
एक बात मैं और कर लूं, ये रेस्ट पे है ए, ये रेस्ट पे है ए ई, ये भी रेस्ट पे है डी, ये भी रेस्ट पे है, और इसकी स्टेट के बारे में नहीं पता। इसको थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब तक मैं बोलता था सारे ऑब्जर्वर खड़े हैं, मैंने जब तक वर्बली कहा था, देखना पीछे जाके वीडियो में, सारे ऑब्जर्वर खड़े ऐसे बोला था। अभी मैंने जब फिगर बनाया तो ये रेस्ट ये रेस्ट ये रेस्ट ये रेस्ट बताया, पर इसकी स्टेट के बारे में नहीं पता, जी के बारे में पता नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं पता है क्या? अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ए ई डी एफ हैं, ये तो सब कहते हैं कि जो बस है वो यू स्पीड से चल रही है। सभी कह रहे हैं बस तो यू स्पीड से चल रही है, सब कह रहे हैं बस तो यू स्पीड से चल रही है। सब अपने बेचारे ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड रेस्ट पे है, ग्राउंड पे वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बस जो है वो यू स्पीड से चल रही है। पर जो जी है वो कहता है कि बस रेस्ट पे है। जी कहता है बस रेस्ट पे है। क्या जी झूठ बोल रहा है? क्या जी सच बोल रहा है? पहली बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब ग्राउंड पे खड़े हुए सभी लोग, खड़े हुए ए ई डी एफ, ये लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, इनको बस यू स्पीड से चल रही है, पर जी जो है उसकी स्टेट हमें नहीं पता, और जी बोल रहा है कि मेरे हिसाब से तो बस रुकी हुई है। तो बताओ जरा जी क्या कर रहा होगा? क्या जी रेस्ट पे है, या जी के भी पास मोशन है, या जी के पास कैसा मोशन है? जरा सोचो, बड़ी जबरदस्त चीज है। जी कह रहा है मुझे तो बस रेस्ट पे दिख रही है भाई। मैंने कहा था कि जब भी कभी कोई दो ऑब्जर्वर सेम स्टेट में होंगे तो वो एक दूसरे को रेस्ट पे देखेंगे। जैसे पापा, आप डबल सीट गाड़ी में जा रहे थे, तो आप और पापा एक ही गाड़ी में थे, गाड़ी की स्पीड यू थी, तो आप दोनों की स्पीड भी यू थी, पर एक दूसरे को दोनों रेस्ट पे दिख रहे थे। तो जब दोनों यू स्पीड से साथ साथ चल रहे थे, जब दोनों यू स्पीड से एक साथ चल रहे थे, उस दौरान दोनों की स्पीड सेम होने के कारण, सेम स्पीड होने के कारण दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे दिख रहे थे। पर बाहर, जो गाड़ी के बाहर ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा था, वो यू स्पीड से जाते हुए आपको देख रहा था। अब जी के साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जी बोलता है कि मुझे तो ये रेस्ट पे दिख रही है, तो मुझे बताओ कि जी क्या कर रहा होगा? जी रेस्ट पे होगा, या जी कुछ वेलोसिटी से, कुछ स्पीड से चल रहा होगा, या जी यू स्पीड से ही चल रहा होगा? सोचो, जी के साथ क्या मैटर है कि जी को रेस्ट पे दिख रही है? तो जी भाई खुद भी यू से चल रहा है, दौड़ रहा है वो यू से, बस दौड़ रही है यू से, वो भी पैरेलल बस के दौड़ रहा है यू से। तो जब दो लोग ऐसे साथ साथ सेम स्पीड से चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलेंगे, सेम स्पीड से चलेंगे एक ही डायरेक्शन में, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जब दो लोग एक साथ एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, एक ही वेलोसिटी, अब सेम डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी आ गया है। जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो ऑब्जर्वर एक ही वेलोसिटी से एक डायरेक्शन, एक ही वेलोसिटी से एक साथ साथ चलेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे दिखेंगे, वो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे दिखेंगे। तो हम यहां कह सकते हैं कि एज जी is saying bus is at rest, we can say that G is also moving in the direction of bus with same speed. With same speed. So important thing. It's an extraordinary concept. It's an extraordinary thing. एक बात अब क्या करते हैं, इतने ऑब्जर्वर बनाए, सबके लिए सबका लिख देते हैं। अब ए था, बहुत मजा आएगा देखना। ए खुद ग्राउंड पे रेस्ट पे है, ई खुद ग्राउंड पे रेस्ट पे है, डी कुछ ग्राउंड पे, खुद ही ग्राउंड पे रेस्ट पे, एफ भी रेस्ट पे। जी जो है हमने अभी अभी निकाला कि जी जो है वो यू स्पीड से चल रहा है, यू स्पीड से चल रहा है, पर किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? तो वो चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक तरह से एक बात समझो आप कि जो ये जी है, जी और बी और सी ये सब सेम स्टेट में है। बी और सी बस में बैठ के यू स्पीड से चल रहे हैं, जी खुद अपने पैरों से यू स्पीड से चल रहा है, पर यू स्पीड से चलने वाले सेम डायरेक्शन में सारे ऑब्जेक्ट्स सेम स्टेट में होंगे। जैसे रेस्ट पे रहने वाले ग्राउंड पे सारे ऑब्जेक्ट सेम स्टेट में हैं, वैसे जी, बी और सी ये सब सेम स्टेट में हैं। इसीलिए
एक दूसरे को जी, बी और सी हमेशा रेस्ट पे पाएंगे, रेस्ट पे देखेंगे। हमेशा जी, बी और सी एक दूसरे को हमेशा रेस्ट पे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जी बी को देखेगा तो रेस्ट पे दिखेगा, जी सी को देखेगा तो रेस्ट पे दिखेगा, जी बस को देखेगा तो रेस्ट पे दिखेगा, बी जी को देखेगा तो रेस्ट पे दिखेगा, सी जी को देखेगा तो रेस्ट पे दिखेगा, बस जी को देखेगी तो रेस्ट पे दिखेगा। जी, बी, सी हमेशा एक दूसरे को रेस्ट पे दिखेंगे। और ए, ई, डी, एफ को हमेशा, ए, ई, डी, एफ ये सब सेम स्टेट ग्राउंड में है, इनको हमेशा बी, सी और जी यू स्पीड से आगे की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे, यू स्पीड से आगे की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे। पर ए, ई, डी, एफ देखो तीन अलग अलग स्टेट्स हैं यहां। एक तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों चल रहे हैं, बीसी चल रहे हैं, जीबी चल रहा है, तो बीसी ए, ई, डी, एफ के लिए कुछ अलग कर रहा है, जी के लिए कुछ अलग कर रहा है, यानी सबकी स्टेट्स अलग अलग हैं। तो यहां अगर देखोगे तो ए, ई, डी, एफ सब रेस्ट पे हैं, इनको बी, सी और जी आगे की तरफ यू स्पीड से चलते दिख रहे हैं। पर अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि बताओ भाई बी, सी और जी को ए, ई, डी, एफ के लिए क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है, उनको कैसे दिख रहे हैं? देखो मेरा क्वेश्चन है, ए, ई, डी, एफ रेस्ट रेस्ट लिखा है, रेस्ट रेस्ट, क्या ये बी, सी, जी के रिस्पेक्ट में रेस्ट है? ए, ई, डी, एफ जो रेस्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में है? वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि बी, सी और जी को ए, ई, डी, एफ कैसे दिख रहे होंगे? बी, सी और जी को, बी, सी और जी को ए, ई, डी और एफ कैसे दिख रहे होंगे? तो एक्चुअली वो उनको पीछे जाते हुए दिख रहे होंगे, वो उनको पीछे जाते हुए दिख रहे होंगे। और कितनी स्पीड से जाते हुए दिख रहे होंगे? तो वो यू स्पीड से दिख रहे होंगे। अब मैं यहां लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू बी, सी एंड जी, बी, सी एंड जी, बी, सी एंड जी के रिस्पेक्ट में ए, ई, डी and F are moving in backward direction with the speed u। सिंपल चीज है यार, बड़ा सिंपल है। वही आपके भाई वाला एग्जाम्पल, टेबल के बाजू से जब भाई भाग रहा था तो उसको टेबल कैसा दिख रहा था? तो पीछे जाता हुआ दिख रहा था। तो यही सेम बेसिक चीज है, वही बात को हम लोग देख रहे हैं, बस यही चीजें हैं। मेरे ख्याल से शायद आपको रेस्ट और मोशन ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं है और एब्सोल्यूट मोशन कुछ नहीं है। हमेशा रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को डिफाइन करना होगा। बिना ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को डिफाइन किए आप कभी इस यूनिवर्स में रेस्ट या मोशन डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। 50 मिनट। अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर जाते हैं। रेस्ट और मोशन के बाद जो मेरा अगला पॉइंट था दैट वाज डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आई वांट टू गो विद दीज टॉपिक्स। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। अगेन एक बात आपको बता दूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस टॉपिक से डायरेक्टली ऐसा तो नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट नीट या जेई के अंदर इससे कोई क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट मिल जाए। नीट में मिलता है फिर भी, क्योंकि 45 क्वेश्चन होते हैं, पर जेई में ऐसा नहीं होगा कि इस टॉपिक से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। फिर आपको ऐसा लगेगा सर क्यों पढ़ा रहे, फिर क्या इंपॉर्टेंस। भाई एक बात ध्यान रखो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब तक आप स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशन में मोशन को नहीं समझोगे तब तक आपको टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में होने वाले मोशन यानी सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सारे मोशंस आपको समझ में नहीं आएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी आप ये बात समझो कि हमें एटलीस्ट आगे चैप्टर्स को समझने के लिए इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा। चलो मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं लिखूंगा
डिस्टेंस और यहां लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए मैं यहां पे एक ले लेता हूं कोई पॉइंट ए। यहां से एक रामू था जो निकला, घूमते फिरते बी तक पहुंचा। भाई ये पाथ था, ऐसा 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 करके वो बी तक पहुंचा। तो यहां से जब वो चलना शुरू करता है, एक तो भाई राम था और एक तो था श्याम जो सीधे चला गया। एक ने पाथ 1 लिया, एक ने पाथ 2 लिया, एक सीधा चला गया, एक घूम फिर के गया। सर फिर क्वेश्चन ये है, सर ऐसे घूम घूम के क्यों गया? पागल था क्या? नहीं भाई नहीं, ये गया बेचारा बस से और ये गया प्लेन से। थोड़ा देखना, समझने की कोशिश करना। ये बेचारा गया रोडवेज से, ये गया रोडवेज से और ये गया एयरवेज। आपको थोड़ा पता होगा एयरवे हवा में, एक्चुअली हवा में भी रास्ते हैं। यानी अगर हम टेक्निकल बात करेंगे तो जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके लिए भी पूरा की पूरा एक नेविगेशन सिस्टम होता है, वहां पे भी रास्ते हैं। रोड्स में भी आप देखेंगे तो कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहां नागपुर से निकले और आपको जाना था इंदौर, ठीक है, तो एरोप्लेन से गए तो शॉर्टेस्ट ऐसा डायरेक्ट चले गए। वहीं अगर आप रोड से गए तो रोड ऐसे सबके घर तोड़ के बीच बीच में से तो नहीं निकले। रोड का तो भाई ऐसा ऐसा, आप अगर गूगल पे भी मैप देखोगे तो आपको दिखेगा रोड के अगर ऊपर से जाओ या फिर आप अगर ट्रेन से जाओ तो ऐसा 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 कुछ तो भी कर्ली पाथ दिख जाएगा आपको। तो ये आपको बात पता है कि जो रोड्स हैं वहां पे कुछ ऐसे कर्व्स मिलेंगे और जो एयरवेज हैं वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहली बात हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करनी है तो मैं एक चीज लिख देता हूं, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, यानी इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेल इट हैज magnitude and direction. It has magnitude and direction, while this has only magnitude. Basically they are lengths. Common point है तो बीच में लिख देता हूं, basically both are lengths. Basically both आर लेंथ्स, दोनों ही लेंथ्स हैं। एंड एसआई यूनिट इनका मीटर है, ठीक है, स्मॉल एम। एंड डायमेंशन जो है इट इज L1, ठीक है। ये बेसिक बातें हो गई। अब इधर से आगे बढ़े तो ऐसा यूनिट है मीटर, फिर सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, माइक्रोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, पिकोमीटर भी है, उसके ऊपर किलोमीटर भी है ना। बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स में अलग अलग यूनिट्स हैं। बेसिकली इट इज अ लेंथ, तो लेंथ के जितने भी यूनिट्स हैं वो सब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। अब डिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो है इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड by the object. It is the total path length traveled by the object. Total path length traveled by the object. और अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो it is the shortest path between the final point and the initial point, between the final point and the shortest path. हाँ, path तो है, length तो है, shortest part between the final point and the initial point in the, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, in the direction of
फाइनल पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यहां से ही इसको एक्चुअली डेफिनेशन देता है. व्हाट इज डिस्टेंस? सो इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, इट इज जस्ट अ पाथ लेंथ. सो व्हाट इज पाथ लेंथ? पाथ लेंथ कैसे? पाथ लेंथ कैसे? कोई दिक्कत नहीं भाई, आप क्या करो, ये कर्व है ना, तो इतनी लेंथ निकालो, फिर इतनी लेंथ निकालो, फिर इतनी लेंथ निकालो, फिर इतनी लेंथ निकालो, फिर इधर से इतनी निकालो, फिर इधर से इतनी निकालो, फिर इधर से इतनी निकालो. ये पूरी लेंथ को जोड़ना पड़ेगा आपको, ये पूरी 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 ऐसे जोड़ते जाओ. मेरी बात समझ में आई? सो दिस टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस. दिस टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस. भाई सोचो थोड़ा. और डिस्प्लेसमेंट पहले हम शब्दों में समझे. डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला? शॉर्टेस्ट पाथ. इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट है भाई, एक बात सोचो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, इसके बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ अगर आपको जोड़नी है, आप इसको जोड़ ऐसा भी सकते हो, आप इसको जोड़ ऐसा भी सकते हो, आप इसको जोड़ ऐसा भी सकते हो, पर अगर बोले शॉर्टेस्ट बनाओ तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट जोड़ दोगे. तो एक्चुअली ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये 1 वाला पाथ, ये वाला 2 पाथ, ये वाला 3 पाथ, ये सब जो है ये डिस्टेंसेस तो हैं, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ ये है. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्टेस्ट है, क्योंकि वहां कहा है, वहां कहा है, क्या कहा है भाई? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट. इट इज डिस्प्लेसमेंट. दिमाग में बिठाओ इस बात को. शॉर्टेस्ट जो होगा, जो ए से बी को डायरेक्ट जोड़ता होगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ होगी, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड. यानी आपको डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा. इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एज अ होल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड. समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आनी चाहिए. सो दिस टोटल पाथ लेंथ इज अ डिस्टेंस and this is a displacement. This is displacement का मैग्नीट्यूड मैंने कहा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी ऐसा मॉड लगा सकते हैं हम इसको. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बात समझ में आती है मेरी? अब यहां क्या करते हैं हम? राम और दूसरा था श्याम. राम और श्याम, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. राम और श्याम के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दिस. राम और श्याम. राम ने कौन सा पाथ लिया? राम ने लिया पाथ 1. तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया राम ने, वो डिस्टेंस कितना होगा? वो पूरी कर्व की पाथ लेंथ ऑफ कर्व, वो पूरा कर्व से चल के गया, तो ये पूरी कर्व की पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम? तो डिस्टेंस तो यहां से गया, सॉरी श्याम तो यहां से गया ही नहीं, श्याम तो सीधा गया था. तो श्याम के लिए तो डिस्टेंस भी यही हुआ. सो डिस्टेंस जो श्याम का होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी जो ये लेंथ है, यही श्याम के लिए डिस्टेंस भी है. यही श्याम के लिए डिस्टेंस भी है. ये राम के लिए पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, राम के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो राम का डिस्प्लेसमेंट क्या ये टोटल पाथ लेंथ होगा? राम का एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो शॉर्टेस्ट. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. तो यहां अगर हम राम के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, यही वाली चीज जो है, वो राम का डिस्प्लेसमेंट भी है. राम का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो राम का डिस्प्लेसमेंट ए से बी का शॉर्टेस्ट लेंथ है. और अब पूछ रहे हैं श्याम का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो श्याम का डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है जो
हमने मैग्नीट्यूड में ऊपर लिख रखा है। यानी अगर आप देखोगे तो राम और श्याम का अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करोगे तो राम और श्याम का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, पर सिर्फ और सिर्फ राम का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बड़ा है। राम यहां से ऐसा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके गया। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो शॉर्टेस्ट है ना, उससे छोटी कोई लेंथ हो सकती है। ए से बी पहुंचना है तो या तो ये पाथ होगा, पर ये पाथ भी देखो, ये पाथ अगर ऐसा भी चला जाता हूं मैं पास से तो भी इससे तो बड़ा ही होगा, इस वाले से बड़ा ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी ऑलवेज लेस देन, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, लेस देन डिस्टेंस। तो लेस देन डिस्टेंस तो कह सकता हूं, पर डिस्टेंस के बराबर भी तो आता है। देखो यहां पे बराबर आ रहा है, यहां पे बराबर यहां पे देखोगे तो यहां पे भी बराबर। ये वाला देखो, ये वाला जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसका, ये राम का, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये श्याम का डिस्टेंस। श्याम का डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये है और राम का डिस्प्लेसमेंट ये है। ये दोनों इक्वल भी तो आ रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। यानी ये कह दो आप कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ही डिस्टेंस से कंपेयर करना है, उसके डायरेक्शन को नहीं, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी से दूसरी स्केलर क्वांटिटी कंपेयर होगी तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्केलर क्वांटिटी, तो उस स्केलर को इससे कंपेयर करोगे तो डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा रहेगा या सिर्फ इक्वल हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, तो हमेशा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो एक बात समझ लो कि डिस्टेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स along a straight line in only one direction, for all the other cases, and for all the other cases डिस्प्लेसमेंट का या फिर यहां देख लो डिस्टेंस, फॉर ऑल द अदर केसेस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात को समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। Distance will be equal to magnitude of displacement only if the object travels along a straight line in only one direction, and for all the other cases distance will be greater than magnitude of displacement. So this is all about distance and displacement. We need to learn, we need to define lot more quantities. In the next class we'll stop here for now, है ना। और I hope ये आपने सब लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो आप क्या करें, आप इसको पॉज करें, लिखें। और एक बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। 12th की ऑलरेडी सीरीज चल रही है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। ये 11th की सीरीज हमने आज से स्टार्ट की है जिसमें हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन को स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे ही हम आपको पैरेलल 11, 12 दोनों ही के चैप्टर्स आपको अब देंगे जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीटली यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, और इसके साथ बहुत सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको हमारी ऐप से मिलेगा। तो हम ऐप की जो लिंक है, हमारे ऐप की जो लिंक है वो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इससे रिलेटेड बहुत सारा पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, और दूसरी चीज आपको सॉल्व करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसमें आपको एक ही जगह इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का पैरेलल मटेरियल मिल जाएगा। खासकर कोटा से आपको अगर कोई मटेरियल की अगर आपको आशा है तो आपको वो मटेरियल हमारी लिंक्स में कंपेरेबल मिल जाएगा। हमारे मटेरियल के साथ आपको ये दिख जाएगा कि हम किसी भी कोटा वाले इंस्टीट्यूट से
पैरेलल या बेटर मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.